गुड मॉर्निंग बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं वेव का। बेटा 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3। बेटा फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों से मैंने इंट्रोडक्शन वेव का और उसके बाद में वेव की स्पीड और पार्टिकल स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है ना। आज हम ये स्ट्रिंग के अंदर बच्चों ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालेंगे। क्लियर है ना। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसी स्ट्रिंग में कितनी हो सकती है, क्योंकि वाटर वेव्स और स्ट्रिंग वेव्स ट्रांसवर्स बताए थे ना, और साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है ना। तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसी स्ट्रिंग में कितनी हो सकती है वो आज हम निकालेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। बेटा जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेव स्पीड इन ए स्ट्रिंग। याद रखना बच्चों, वेव स्पीड इन ए स्ट्रिंग। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है बच्चों, कि जब भी आप स्ट्रिंग को प्रोपेगेट करवाते हो एक डायरेक्शन में, उसकी वेव को प्रोपेगेट करवाते हो, तो आपके लिए डायग्राम बनेगा। बेटा मान लिया एक एंड फिक्स है, मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो बेटा, मान लिया आप लोग यहाँ हो, आपने एक स्ट्रिंग को यहाँ से होल्ड कर लिया इस पॉइंट में। देखना बेटा, ठीक है ना। यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग को पकड़ा और इस स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स थी बेटा, यहाँ से एक स्ट्रिंग फिक्स है, एक एंड बेटा यहाँ पे, और एक एंड हाफ आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है एक एंड। होगा क्या, जब आप स्ट्रिंग को ऐसे करोगे ना, ऐसे, तो ऐसे वेव जाएगी ना डिस्टरबेंस। तो मैं एक डिस्टरबेंस दिखा देता हूँ आपने जो प्रोड्यूस करी है बेटा, ऐसे करके, और इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा दिया। देखो बेटा, मान ले यहाँ से खड़े होके मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो वेव ऐसे ऐसे आगे जाएगी ना। तो मैंने इसकी स्पीड बतानी है कि बेटा स्पीड कितनी होगी इस वेव की स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो, आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग डिपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a string depends upon, transverse wave in a string depends upon, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट डिपेंड करती है इसकी लेंथ पे, यानी कि आपने जो स्ट्रिंग यहां कितनी लंबाई है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा। जो ये फैक्टर जो फर्स्ट डिपेंड करता है ना, वो एल है, लेंथ है बेटा। तो इस एक डिपेंडेंसी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। याद रखना बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है ना। दूसरा क्या है, इस स्ट्रिंग का मास, यानी कि ये स्ट्रिंग हैवी है या लाइट है, जो उसको आप इस तरह से वेव को प्रोपेगेट करवा रहे हो जिसके अंदर बेटा। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर है मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग। और थर्ड जो पॉइंट है ना बच्चों, वो है टेंशन, कि आपने इसको खिंचाव कितना कर रखा है। क्लियर है ना, आपने स्ट्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रखा है बेटा। याद रखना, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस स्ट्रिंग। बेटा याद रखना, ये तीन फैक्टर हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, मास, लेंथ और टेंशन। क्लियर है। लेकिन फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवाया, फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। मतलब आपको ये तीन फैक्टर, एल, ये मास और ये टेंशन, टेंशन को मैं फोर्स ही बोल देता हूं बेटा। क्लियर है ना, टेंशन को मैं फोर्स ही बोल देता हूं, क्योंकि फोर्स ही होता है ना टेंशन। तो अब एक बात बताना, ये जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव, ये इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल है बेटा, एल के, एम के और एफ के। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तीन फैक्टर पे डिपेंडेंसी है ट्रांसवर्स वेव की, स्ट्रिंग के ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, लेंथ पे, मास पे और एफ पे। क्लियर है। तो अब मैं इनका क्या करूं, ए इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, मान सकता हूं ना ये बी सी। और ये जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की, प्रोपोर्शनल टू, बेटा ये एल है ना, और ये एम है, ये एफ है। सबसे पहले एक पॉइंट, एक काम करो, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हो ना, तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे के, एल की पावर ए, एम की पावर बी और एफ की पावर ए सी। आप सभी इसके डायमेंशंस फॉर्मूले पुट करो और आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तभी आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब देखो बेटा, वी का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, L1 T-1। एम का क्या हो सकता है, M1। और फोर्स का क्या हो सकता है, M1 L1 T-2। और यहां पे
लेंथ का क्या होगा l की पावर 1, क्योंकि लेंथ है ना, तो इन सब के डायमेंशंस फॉर्मूले बच्चों यहां रिप्लेस कर दो। तो v का क्या फॉर्मूला बन गया, देखो v इज इक्वल टू k l1 की पावर a m1 की पावर b, और बेटा यहाँ पे f है m1 l1 t माइनस 2 की पावर c। नोट करते चलना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी का भी डायमेंशंस फॉर्मूला पुट कर देना। वेलोसिटी का क्या है l1 t माइनस 1, ठीक है ना। अब आपको इन पावर को अंदर मल्टीप्लाई करना है abc को। तो क्या आ गया बोल बच्चों, l1 मैं यहां कर रहा हूं l1 t1 इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट है ना, देखो l की पावर a और यहाँ पे l की पावर c बनेगा, देखो l की पावर c, और बेस सेम होंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाती है ना, तो l की पावर क्या बन जाएगा बच्चों a प्लस c, ठीक है। अब देखो m की पावर b और यहाँ m की पावर c, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो m की पावर क्या बन गया बच्चों b प्लस c। इसके बाद t माइनस 2c, t और कहीं नहीं है, तो t की पावर क्या बन गया बच्चों माइनस का 2c। कर सकते हो ना। अब LHS और RHS की पावर बैलेंस करो बेटा, पावर बैलेंस्ड, पावर बैलेंस्ड किसकी, LHS और इक्वल टू क्या है RHS। तो पावर बैलेंस करोगे तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर 1 है ना, l के ऊपर इधर 1 है ना, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, और बेटा b प्लस सी इधर है ही नहीं मास, तो b प्लस सी की वैल्यू इधर होगी 0, है ही नहीं बेटा, m की पावर 0 है। माइनस का 2c इधर है माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2। क्लियर है ना, c की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको c की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, ये a की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे 1/2 करोगे तो उधर 1 माइनस तो 1/2, c और a की पावर 1/2 बन गई। उसके बाद b, c की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो b की वैल्यू होगी माइनस 1/2, तो लो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/, बच्चों ये 3 ABC की वैल्यू आ गई बेटा, जो मैंने रिप्लेस किया था। इनको उठाओ, जहां माना था उसकी जगह पुट कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखो यहाँ पे मैं यहाँ बता रहा हूं इसको, जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा इसकी जगह पे, ये इक्वेशन नंबर 1 जहां पे रिप्लेसमेंट करनी है ABC की वैल्यू, तो जो V का फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू k, यानी कि ये जो L है L की पावर 1/2, L की पावर 1/2, उसके बाद क्या है m की पावर क्या है बच्चों b माइनस 1/2, m की पावर माइनस 1/2, उसके बाद c की पावर क्या है 1/2, यानी कि f की पावर है 1/2, f की पावर क्या है 1/2, चेक कर लो बेटा, ये फॉर्मूला बन गया ना। उसके बाद कुछ नहीं करना, v इज इक्वल टू k, L और f तो ऊपर रहेंगे बेटा, और m किधर आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, उन सब का रूट लग जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि m नीचे माइनस है ऊपर, तो नीचे आके प्लस हो गया, और ऊपर रूट आ गया, क्योंकि इसमें 1/2 इसमें भी, और नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरे पे 1/2 का रूट आ गया बेटा। और k की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 मिलती है, 1, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला आ गया f अपॉन, इस l को नीचे ले आओ ना, m/l, इसका रूट देखना बेटा, क्योंकि l ऊपर चला जाएगा ना, ये l ऊपर चला जाएगा तो LF बाई में m बच जाएगा, ठीक है। इस m/l को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, याद रखना बच्चों, m/l को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, म्यू नाम है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं, v इज इक्वल टू f इंटू अपॉन m/l को म्यू बोल दिया ना, अपॉन में म्यू, तो इसलिए बच्चों याद रखना टेंशन अपॉन मास डेंसिटी का रूट, यही फॉर्मूला होता है। F यहाँ पे फोर्स है मतलब टेंशन है, कई बुक में इसको S लिखा मिलेगा, कई बुक में इसको T लिखा मिलेगा, तो समझ जाने की बात है, √T/μ भी लिख सकते हो, क्योंकि टेंशन को T से नोट करते हो ना, मैंने यहाँ F मान लिया क्योंकि फोर्स के डायमेंशन और टेंशन एक ही बात होती है, फोर्स ही तो होता है वो, इसका मतलब यहाँ पे मैंने √T/μ, तो याद रखना वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और जिसका फॉर्मूला होता है √T/μ। क्लियर है ना, म्यू क्या होती है लीनियर मास से डेंसिटी, ज्यादा खींचेगी रस्सी ज्यादा स्पीड से जाएगी, ज्यादा खिंचाव वाली को कैसे करोगे तो ज्यादा स्पीड से जाएगी, क्लियर है ना। और अगर मैं कहूं कि भाई लेंथ मास को लेंथ ज्यादा होगी तो भी स्पीड ज्यादा होगी,
मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, समझना बेटा, मास ज्यादा है रस्सी का तो स्पीड कम होगी, ट्रांसवर्स वेव की ऐसे करोगे ना तो वो रस्सी की स्पीड, वेव की स्पीड कम आएगी बेटा आगे जाने की। ये प्रोपेगेशन है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, क्लियर है ना। तो कहीं ना कहीं आप रूट टी बाई म्यू वाला फॉर्मूला याद रखोगे, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है, कर सकते हो ना यहाँ पे। और कई कई बुक में बच्चों याद रखना, इस म्यू को रिप्लेस किया मिलेगा किस फैक्टर से, यहां से रूट टी बाई म्यू है ना, ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको मैं एक फॉर्म और बता देता हूं, डेंसिटी फॉर्म। कई बार ना वॉल्यूम डेंसिटी लिखी मिलेगी, वॉल्यूम डेंसिटी, तो मैं आपको बता देता हूं, जो इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंज आते हैं ना वो ये आते हैं बच्चों। वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म क्या बनती है, V इज इक्वल टू ये रूट ऑफ एल एफ बाई में एम। बच्चों कई बार है ना मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी दे रखी होती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम रो बोलते हैं ना रो बेटा। तो यहां से ये गिवन होती है तो इसके फॉर्मूले में ये रिप्लेसमेंट कहां आएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है ना। और आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एक स्ट्रिंग जो होती है ना बेटा इसकी अपनी एक चौड़ाई भी होती है, यानी कि ये सिलेंडर बन जाएगा, देखो इसकी एक चौड़ाई होती है ना, लो बेटा ये रस्सी की अपनी एक चौड़ाई होती है, क्लियर है ना। तो ये जो स्ट्रिंग जिसकी चौड़ाई होती है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए पाई आर स्क्वायर, सर्कल है बेटा, और लंबाई कितनी है एल, तो एरिया इंटू लेंथ कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी ना। तो वॉल्यूम के लिखने का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एल, लिख सकते हो ना। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम पाई आर क्या है, रेडियस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो सर्कुलर है ना बेटा जिसकी चौड़ाई है उसका क्रॉस सेक्शन बेटा, रेडियस, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, जो उसकी रेडियस है कितनी मोटाई है, क्योंकि बेटा नेग्लेजिबल थिकनेस तो हो नहीं सकती, कुछ तो चौड़ाई मिलेगी ना रस्सी की, ठीक है ना बेटा, यानी कि इसकी अपनी चौड़ाई है ना, सर्कुलर है तो इसकी कितनी रेडियस है बेटा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे इस रिप्लेसमेंट करोगे तो मास का फॉर्मूला क्या बन गया, मास का फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एल। बच्चों इसको यहाँ रिप्लेस कर दो मास में, तो जो फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ एल एफ अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल। तो वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला बच्चों ये होता है एफ अपॉन में रो इंटू में पाई आर का स्क्वायर। जब उसकी थिकनेस काउंट हो जाती है तब आपको फॉर्मूला बदलना पड़ता है बेटा। रो होती है क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्लियर है ना। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखोगे, और ये रूट टी, टी मतलब टेंशन या एफ मतलब टेंशन, क्लियर है, मैंने फोर्स ही मान रखा है बेटा। तो याद रखना डेंसिटी रेडियस, यानी कि स्ट्रिंग की रेडियस कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो बेटा ये स्ट्रिंग है ना इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो इस कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप होती है ना, मेरा मार्कर सिलेंडर है ना, ये स्ट्रिंग है बेटा, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल शेप है तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, क्लियर है। तो आप स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग इस चीज को आराम से सोल्व कर सकते हो, क्लियर है। ये लेक्चर नंबर 3 आपको अच्छे से करना है। अब लेक्चर नंबर 4 में हम ट्रांसवर्स वेव की बजाय लॉन्गिट्यूडनल वेव की, साउंड वेव की स्पीड निकालेंगे, क्लियर है ना। कि भाई साउंड लॉन्गिट्यूडनल है ना, कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन सी वेव बोलो, साउंड वेव्स, क्लियर है। तो अगले लेक्चर में हमारा यही होगा कि ट्रांसवर्स के बाद साउंड डिस्कस करें, क्लियर है। थैंक यू सो मच, इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, बाय, टेक केयर।